तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, यह आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे और खैर हम तो आज बहुत ज़्यादा महसूस किए हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा बच बचा करके काम करिएगा और ठंडे में थोड़ा सतर्क होकर के रहिएगा, नहीं तो अगर ठंडे में आपका अगर तबीयत खराब हुआ तो आपके नज़दीक ही परीक्षा है, पूरा परीक्षा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए इस ठंडे के मौसम में एकदम बच करके रहना है और बस बच करके पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम निरंतर चल रही होगी, एकदम झक्कास तरीके से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो टॉपर होगा कोई ना कोई तो टारगेट बोर्ड से ही होगा, क्योंकि टारगेट बोर्ड के अधिकांश स्टूडेंट से हमारा बातचीत होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लगातार हमारे संपर्क में हैं और उनसे हमेशा बातचीत होते रहता है और उनको देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, इस बार कुछ उम्मीद किया जा सकता है, इस बार कुछ उम्मीद है कि टारगेट बोर्ड के बच्चे कुछ अलग करतब दिखाएंगे। और जितने सारे भी बच्चे हैं सारे बच्चे अलग करतब दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 31 तारीख को जो महामैराथन क्लास चला था उसमें हमने क्यूज करवाया था और उस क्यूज में जो हम फैसला किए थे कि जो 1 नंबर पर आएंगे उनको हमारे तरफ से 3 महीने का फ्री रिचार्ज दिया जाएगा। और उसमें टॉप नंबर पर आने वाले थे एक स्टूडेंट आशीष चौधरी, और आशीष चौधरी को आज इस क्लास के लास्ट में वो जो इनाम था उनका, वो जो छोटा सा हमारे तरफ से जो पुरस्कार था वह उनको दिया जाएगा आप लोगों के सामने। और हम कोशिश करेंगे कि उनको वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पर बोर्ड पर चलाएं और आप लोग भी उन सब चीज़ों को देखें और आपके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि हम भी अगर टॉपर बन सकते हैं तो हमें यहाँ पर रिचार्ज नहीं, यहाँ पर 500-700 का चीज नहीं बल्कि लाखों का चीज मिल सकता है। क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया है कि जो बिहार टॉप करेंगे उनको हमारे तरफ से 1.5 लाख तक रुपए की राशि मिलेगी। जो हमारे क्रैश कोर्स में टॉपर होंगे उनको लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, यानी कि अनेकों तरह के पुरस्कार टारगेट बोर्ड की तरफ से घोषित किया गया है जो कि हर हाल में आपको दिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए ताकि आप भी एकदम अच्छे तरीके से अच्छा नंबर हासिल करें। और नंबर के लिए आप लोग पढ़ाई ना करें, हमेशा रैंक के लिए पढ़ाई करें कि कोई ना कोई तो अच्छा रैंक आना चाहिए। समझ गए ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस मोटिवेशन का हम शुरुआत करते हैं और मोटिवेशन के साथ ही आज के इस क्लास का भी हम शुरुआत करेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों का ही भारी डिमांड था कि सर जी बायोलॉजी का सब्जेक्टिव, तो आज हम आपके लिए बायोलॉजी का कुछ वैसा सब्जेक्टिव छांट करके लाए हैं। देखिए, छांटना हम इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन को नहीं रिसीव करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम रिसीव करते हैं और उसे हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आज हम बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि जिंदगी तेरी सपने तेरे मंजिल तेरी, जिंदगी तेरी सपने तेरे मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त लाइन है कि जिंदगी तेरी सपने तेरे मंजिलें तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है? आप लोग फालतू लोगों की बातें सुनते हैं ना, कुछ जो निगेटिव लोग होते हैं ना वह गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं आप लोगों के बीच में। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होंगे या फिर जो निगेटिव दिमाग के बच्चे होंगे, जिनका दिमाग हमेशा निगेटिव ही ज्यादा चलता है, वे लोग आपको समझाएंगे अरे ऐसा मत करो, इस चीज को मत पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ने से क्या होता है, ऑनलाइन में ये वाला बढ़िया है, वो वाला बढ़िया है, इस गेस्ट पेपर से पढ़ो, इस गेस्ट के मतलब आपको इतना तरीके से दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे ना कि आप अगर निरंतर उनके साथ रहेंगे तो आपका सचमुच में दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। समझ गए? जब तक पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे ना, सफलता कोई मायने नहीं करता है। आप लोगों को पता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, संगति से ही सब कुछ असर पड़ता है। अगर आपका संगति अच्छा है तो आप जरूर अच्छा करेंगे, अगर आपका संगति खराब है तो जरूर आप खराब करेंगे। आप लोग देखते होंगे हमेशा जो टॉप करते हैं ना उनके साथ रहने वाले जितने सारे भी बच्चे होते हैं वो भी कोई ना कोई रैंक लाकर ही दम लेते हैं, क्योंकि उस प्रकार का उनको माहौल मिला है, उस प्रकार का संगति है उनका। तो हमेशा या तो संगति के साथ रहिए तो बढ़िया संगति, या तो संगति करिए ही मत।
हमेशा अकेला रहिए, अकेले रह करके पढ़ाई करिए। जो अकेले रह करके पढ़ाई करता है, जो अच्छे संगति में रह करके पढ़ाई करता है ना, इतिहास वही रचता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यह तो बहुत जबरदस्त लाइन है, हमारे दिल को छुआ यह लाइन। और आज के इस ब्रह्मास्त्र बैच में हम शुरुआत करने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आज जितने सारे भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उस लघु उत्तरीय प्रश्न का आज हम टेंशन खत्म करने वाले हैं। और सिर्फ एक वीडियो से आपका टेंशन नहीं खत्म होगा, समझ गए ना। लघु उत्तरीय प्रश्न के सिर्फ एक वीडियो से टेंशन खत्म होने वाला नहीं है। इस तरीके का अगर हम जीव विज्ञान में ही बात करें तो अगर कम से कम हम 4 वीडियो लेकर के आ जाएं तो 4 वीडियो में आपका पूरा जीव विज्ञान का टेंशन खत्म कर देंगे हम। एक वीडियो से हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 वीडियो अगर हम लेकर के आ जाए ना, 4 से 5, तो जीव विज्ञान पूरा हम फिनिश कर देंगे। और इस प्रकार का वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। तो ब्रह्मास्त्र बैच का यह 18वां सीरीज है, जिसमें कि गेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं और यह 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो चलिए पहले नंबर से हम शुरुआत करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर सारे बच्चे मिलकर के क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और जम करके आप लोग शेयर करिए, ताकि बिहार के हर एक बच्चे लोगों के पास यह क्लास पहुंच जाए। फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से। अभी लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक किए हैं और 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। तो हम 100% बच्चों से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को फटाफट से लाइक करिए, ताकि हम क्लास की शुरुआत करें। और जल्दी से 2000 बच्चे जुड़ जाइए, ताकि हम क्लास की शुरुआत करें। 1880 बच्चे जुड़े हुए हैं, 1880 बच्चे जुड़े हुए हैं। 120 बच्चे और घट रहे हैं, जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम इस क्लास की शुरुआत करें। चलिए, जैसे ही 2000 बच्चे यहां पर पूरे हो जाएंगे, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। और आज बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। तब तक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कुछ स्टूडेंट हैं, जिनमें हम नाम लेना चाहेंगे। पवन कुमार यादव हो गए, और इसके अलावा कृतिका कुमारी जो लिख रही है कि सर मैं आईफोन नहीं तो लैपटॉप तो जरूर हासिल करूंगी। बिल्कुल, हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि आप आईफोन ही हासिल करें, ठीक है ना। हम तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि टारगेट बोर्ड के बच्चे ही हमेशा आईफोन हासिल करें और 1.5 लाख रुपए हासिल करें, ठीक है ना। हाँ, लकी कुमार मंडल है जो लिख रहे हैं कि सर हिम्मत टूट जाता है, मैं टॉपर बनना चाहता हूं। हिम्मत टूटना नहीं चाहिए, जब हिम्मत टूट जाएगा तो फिर बहुत गंदी आदत है यह, ठीक है ना। इस आदत को दूर करिए, हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। हम हमेशा हर एक क्लास में आपके लिए मोटिवेशन लाते हैं, ताकि आपका हिम्मत बरकरार रहे। तो हिम्मत नहीं टूटने देना है। और आप लोग फटाफट से शेयर करिए। 100 बच्चे और घट रहे हैं, 97। जल्दी से 100 बच्चे को जोड़ लीजिए आप लोग, ताकि हम इस क्लास को शुरू कर दें। चलिए जी। हाँ प्यारे बच्चों, जहां पर भी इस प्रकार का सिलेबस चलता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं है। जहां पर यह सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, एनसीईआरटी का बुक जहां पर भी चलता है, सब जगह हमारे लिए सिलेबस मान्य है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौसल खान दरभंगा से, और अंजनय सिंह जुड़े हुए हैं, जमिंदर कुमार, रुपेश कुमार, ठीक है। और भी चलिए भाई, 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और लघु उत्तरीय में जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह है दांतों से संबंधित। लघु उत्तरीय का यह काफी 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 ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और यह प्रश्न लाने का एक दूसरा कारण हमारा यह भी रहा, क्योंकि यह प्रश्न जो है यह 2021 में पूछा गया था। तो जो प्रश्न 2021 में पूछा गया है, हम तो बार बार बोलते हैं ना कि सारे प्रश्न को घोर करके पी जाइए एकदम से। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को गेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखें। यानी कि मनुष्य के मुखमंडल में, मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं, चारों का नाम लिखना है और चारों दांत का क्या क्या काम है, सबके बारे में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में तो बोला जाता है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अंग्रेजी में। लेकिन अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इंसाइजर को हिंदी में बोला जाता है कतरनक, यानी कि जो कुतरने वाला दांत होता है। जो अगला जो 4 दांत ऊपर और 4 दांत जो नीचे होता है, उसको बोला जाता है इंसाइजर। उसके बाद यह केनाइन, जिसको हिंदी में हम लोग भेदक बोलते हैं। देखते होंगे कि 2 दांत यहां पर अगर इस प्रकार से हम करें तो देखिए, यहां पर 2 दांत ऊपर में और 2 दांत नीचे में एकदम नुकीला आता है, वह फाड़ने चिरने वाला दांत होता है, समझ गए ना। तो उसको भेदक बोला जाता है, एकदम भेद देता है। उसके बाद अग्र चवर्णक होता है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, प्रीमोलर। आप लोग देखते होंगे 2 दांत इधर में जो भेदक दांत है ना, उसके बाद 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 2 ऊपर और 2 इधर, मतलब कुल मिलाकर के 8 दांत होते हैं, जो कि अग्र चवर्णक होते हैं, जो आगे चबाने वाला दांत होता है।
और बाकी सबसे लास्ट में होता है चबरनक दांत, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में मसूढ़ा भी बोलते हैं, कि जो सबसे लास्ट वाला जो मसूढ़ा है ना, तीन तीन दांत होता है, तीन इधर तीन ऊपर और तीन इधर, ठीक है, 12 दांत कुल मिलाकर के होते हैं। तो यह चबरनक दांत जो हो गया, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसूढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसूढ़ा। और ज्यादातर बच्चों को जो जो ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना, जो ज्यादा चीनी खाते हैं, जो ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, उनका यह वाला दांत सबसे ज्यादा सड़ता है, ठीक है ना, इसमें कीड़ा लग जाता है। तो इसलिए हमेशा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट जो भी बच्चे खाते हैं, खास करके लड़कियां ज्यादा चॉकलेट खाती है, तो जो लड़कियां ज्यादा चॉकलेट खाती है ना, उनसे हम कहना चाहेंगे कि चॉकलेट छोड़ दीजिए, नहीं तो दांत आपका सड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चबरनक, मोलर, चबरनक, अग्रचबरनक, भेदक और कर्तनक, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यह 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब चारों दांत का कार्य भी लिखना है, देखिए उनके नाम लिखें तथा कार्य को लिखें। अब चारों दांत का कार्य क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग इंसाइजर की बात करें, जो सबसे अगला दांत होता है इंसाइजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कतरनक बोलते हैं, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। जैसे अमरूद खाते होंगे आप लोग, सेव खाते होंगे आप लोग, तो क्या करते हैं देखते हैं ना, आगे इस प्रकार से रखते हैं और अगला दांत से उसको क्या कर देते हैं, कुतर देते हैं, यानी कि जो अगला दांत होता है उससे काटने का काम किया जाता है, अगला दांत से काटने का काम किया जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काटने वाला दांत या कुतरने वाला दांत। तो अगला जो दांत है ना, जिसको इंसाइजर बोलते हैं, कतरनक, उसका काम है काटना, किसी भी चीज को काटना। उसके बाद होता है केनाइन, जिसको हम लोग भेदक बोलते हैं, यह भोजन को चिड़ने तथा फाड़ने का काम करता है। 2 दांत आप लोग देख रहे हैं, एक इधर साइड, एक इधर साइड, एक नीचे, जो कि एकदम नुकीला रहता है, जैसे शेर का दांत कैसे होता है, वैसे ही देखिए ना एकदम नुकीला दांत रहेगा, ठीक है। वह क्या करता है, चीजों को फाड़ने का काम करता है, चिड़ने फाड़ने का काम करता है। तो यह होता है चिड़ने फाड़ने वाला दांत, को हम लोग अंग्रेजी में केनाइन बोलते हैं और हिंदी में भेदक बोलते हैं। उसके बाद होता है अग्रचबरनक, अग्रचबरनक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीमोलर, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, मतलब चबा करके हल्का सा छोटा छोटा भोजन को कर देता है। और उसके बाद होता है चबरनक दांत, जिसको मोलर या फिर जिसको मसूढ़ा बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है मसूढ़ा। तो यह क्या करता है, भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। भोजन को चबाते चबाते महीन महीन करके कौन ज्यादा लेके जाता है, तो चबरनक होता है, जो मसूढ़ा होता है वही ना चबाता है, बताइए। अब की बार टॉपर बक्सर जिला का होगा सर। चलिए भाई, बहुत बहुत हम बधाई देंगे, बक्सर जिला का हो या फिर किसी भी जिले का हो, सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ताकि सारे बच्चे ला सकें, ठीक है ना। तो सब सारे बच्चे मिलकर के मेहनत करते रहिए, किसी ना किसी का तो आएगा ही। चलिए जी, तो अब बताइए आप लोग, अब आप लोग फटाफट से बता दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के बताइए जल्दी जल्दी से, क्या दांतों के प्रकार के बारे में और दांतों के सभी प्रकार के क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में अगर आपके परीक्षा में आएगा तो लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए सारे बच्चे बताइए। यस सर लिखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, मुझे टॉप करने पर आईफोन मिलेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे शेर, बिल्कुल मिलेगा, चाहे कोई भी बोर्ड से रहे, बोर्ड में टॉपर लाइए, लेकिन हाँ पढ़ाई हमसे करिएगा, तब ऐसा नहीं कि कहीं भी पढ़ लिया आईफोन के चक्कर में बोल दिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई करिए, अगर पढ़ाई में अगर टॉपर आते हैं तो जरूर मिलेगा। बच्चों को तो प्रोत्साहित करना हमारा काम ही है, ठीक है ना। अगर हमारे आईफोन देने से आप मन लगा करके पढ़ते हैं, टॉपर बन जाते हैं, तो इससे बड़ा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। तो आप लोग आराम से एकदम मन लगा करके पढ़ते रहिए, टॉपर बनिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप ही टॉपर हो, समझ गए ना। तो चलिए जी, पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया सहरसा जिला से। देखिए सारे बच्चों में इस प्रकार का जज्बा होना चाहिए, सारे बच्चों में इस प्रकार का जोश होना चाहिए। सारे बच्चे अपने अपने जिला का नाम लिख रहे हैं कि सर इस बार टॉपर सहरसा जिला से। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे अपने अपने जिला का नाम लिखिए और साथ में यह भी लिखिए सर इस बार टॉपर इस जिला से। सारे बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, हम सारे बच्चों के डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना चाहेंगे। और लिखिए आप लोग कि सर इस बार टॉपर इस जिला से, इस बार टॉपर इस जिला से। सारे बच्चे का नाम लिखिए आप लोग। देखते हैं कौन कितने बजे से हैं, सॉरी कौन कितने जिले से हैं, कौन किस जिले से आते हैं। चलिए जी, सारे बच्चे अपना अपना नाम लिख दीजिए। कोई नवादा लिख रहे हैं, कोई औरंगाबाद लिख रहे हैं, कोई अरवल लिख रहे हैं, कोई जहानाबाद लिख रहे हैं, वाह, कोई सीतामढ़ी लिख रहे हैं। मतलब कि हमारे स्टूडेंट बिहार के चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, ठीक है ना। 10 दिशाओं, दिशा 10 होता है, हम लोग 4 जानते हैं ना, दिशा 10 होता है। तो सभी दिशाओं में हमारा स्टूडेंट फैला हुआ है, बिहार के कोने कोने में, बिहार ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से भी हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं जो हमारा क्लास करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं। सारण जिला से, छपरा जिला से, कैमूर जिला से, भागलपुर जिला से, वाह वाह क्या बात है, पटना जिला, रोहतास जिला, कटिहार जिला, खगड़िया जिला, बेगूसराय, अरे वाह क्या बात है।
इस प्रकार का दावा पेश करने वाले टारगेट बोर्ड पर शायद पहला स्टूडेंट सारे लोग हैं तो इस प्रकार का दावा पेश कर रहे हैं कि हाँ सर इस बार टॉपर हमारे ही जिला से होगा। चलिए, वाह वाह, हाँ जी, चलिए, जरूर होगा, जरूर होगा। जो भी बच्चे लिख रहे हैं ना, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर जज्बा है, जरूर टॉपर बनेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखिए अब यह वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बातचीत के साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए, बीच में मोटिवेशन भी होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो आप लोग यह बताइए कि हमारे अमाशय में जो अम्ल बनता है वह कौन सा अम्ल होता है। सारे बच्चे बताइए तो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि हमारे अमाशय में, हमारे पेट में जो अम्ल बनता है वह कौन सा अम्ल होता है। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कौन सा अम्ल होता है बाबू। आप लोग बोलेंगे कि सर जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आप ही तो बताए हैं ना। ये क्या हुआ जी, इसका स्याही खत्म हो गया क्या? क्या होगा, क्या हुआ इसका? चलिए ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। स्याही वाही इसमें नहीं रहता है, हम बस ऐसे ही बोल दिए थे। चलिए जल्दी से बताइए। HCl होता है ना, वाह बहुत ही बढ़िया, HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आपको पता होगा कि हमारे शरीर में इसका निर्माण कितना लीटर डेली होता है। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना लीटर बनता है डेली? आप लोग बोलेंगे कि सर 2.5 से 3 लीटर तक बनता है। 3 लीटर, कम से कम 3 लीटर तो बनता है। तो हमारे शरीर में, हमारे अमाशय में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में बनता है ना, इसको अमाशय अम्ल भी बोला जाता है, अमाशय रस भी बोलते हैं हम लोग। तो बताइए अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो लिखेंगे हम लोग कि अमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस प्रकार से हम यहां पर लिख रहे हैं, आप लोगों को सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखने हैं। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, यानी कि हमारे अमाशय में प्रतिदिन यह 3 लीटर बनता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका प्रमुख कार्य होता है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देना। यानी कि यह अम्ल इतना खतरनाक होता है कि यह हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु गलती से रास्ता भटक करके चला गया, कोई जीवाणु को पता नहीं, भोजन पर मान लिया जाए कि बैठ गया, नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ा और रास्ता भटक गया, हमारी पेट में चला गया जीवाणु विषाणु, तो हमारे पेट में ना इतना खराब पॉइजन है। HCl एक तरीके से समझिए कि जीवाणुओं विषाणुओं के लिए पॉइजन ही है। वह क्या करता है, HCl जो अम्ल है ना, वह जीवाणुओं को मार देता है, नष्ट कर देता है। और जब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो रोगों से सुरक्षा हो जाता है, हमारा शरीर रोग से बच जाता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान होता है। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। यहां पर एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का फिर से बन रहा है कि जठर ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। अगर आपसे पूछेगा कि अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो अमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है ना। अमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टॉन कहते हैं। यानी कि यह जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, यह प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और प्रोटीन को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करता है, और छोटे छोटे अणु में जो टूटता है उसको पेप्टॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बदल करके अलग तरीके से पूछा जाता है, वह वाला क्वेश्चन भी हम इसमें डाल दिए हैं। आगे जब हम वह वाला क्वेश्चन बताएंगे ना, तो इसका और उसका दोनों का कंपैरिजन हम करवा देंगे, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, आप लोग को समझ में आ गया या फिर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? वाह, बताइए जल्दी से। इंडियन क्रिकेट लिख रहे हैं कि सर लगता है आप रूठ गए हैं, आप एक भी PDF नहीं भेज रहे हैं। PDF भेजने का बात है, आज से PDF आपका जाना शुरू हो जाएगा, समझ गए ना। आज से ग्रुप में PDF जाना शुरू हो जाएगा, जितने सारे भी बच्चे हैं देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। जो पिछला क्लास का PDF है वो हम देंगे। वाह, क्या बात है जी। हाँ जी, चलिए सारे बच्चे समझ गए हैं, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। सर इस बार टॉपर नवादा जिला से होगा सर, याद रखिएगा, हम दावा के साथ कहते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, दिल से धन्यवाद आपको, दिल से शुक्रिया कि आपको कम से कम आपके अंदर इतना तो विश्वास है कि टॉपर तो जिला से ही होगा, टॉपर जिला से, और हो सकता है अपने बारे में बोल रहे हो, ठीक है ना। तो कम से कम इतना विश्वास है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो दुनिया का कोई काम आप आसानी से कर लेंगे, अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो दुनिया का कितना भी आसान से आसान काम आपसे नहीं हो सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है, और आप लोग रख रहे हैं, यह हमारे लिए खुशी का विषय है। चलिए
सारे बच्चे मिलकर के क्लास को लाइक करिए जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं रिसेंटली। तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखें। क्या बताइए, आपसे हो जाएगा या फिर हार्ड लग रहा है? दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखें, तो क्या आपसे होगा या नहीं होगा? दीर्घ रोम क्या है? आपको हम बता दें कि यह वाला क्वेश्चन भी 2021 एग्जाम में पूछा गया है। यह वाला क्वेश्चन भी 2021 एग्जाम में पूछा गया है कि दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखें। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दीर्घ रोम जो है वह उंगली नुमा प्रवर्त है जो क्षुद्रांश के आंतरिक सतह पर पाया जाता है, यानी कि यह एक उंगली नुमा संरचना होता है। इस प्रकार से जैसे नली है तो नली के चारों तरफ ना उंगली नुमा संरचना होता है, इस प्रकार से, समझ गए? जो कहां पाया जाता है? क्षुद्रांश के आखिरी सतह पर पाया जाता है, आंतरिक मतलब अंदर वाले सतह पर पाया जाता है, ठीक है, अंदर वाले सतह पर। और प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग 3000 बिलाई, जिसको दीर्घ रोम बोलते हैं, बिलाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम बोलते हैं। तो यह लगभग 3000 पाया जाता है आंतरिक में, और इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है? जैसे बिलाई हो गया, दीर्घ रोम हो गया, इसमें रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है। बिलाई जिसको बोल रहे हैं ना, दीर्घ रोम, इसमें क्या होता है कि बहुत पतले 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 नस होते हैं जिससे हमेशा खून का प्रवाह होते रहता है, समझ गए? तो इसमें रुधिर वाहिनियां का जाल फैला हुआ होता है, और उसके अलावा पचा हुआ जो भोजन होता है वह दीर्घ रोम में दीवार द्वारा अवशोषित होकर के रुधिर कोशिकाओं के घर में मिल जाते हैं। यानी कि जब भोजन का जब फाइनल पाचन होता है ना, तो वहां से जितने सारे भी पोषक तत्व हैं जो भी भोजन में मिले हुए हैं, सब बिलाई के द्वारा ही, दीर्घ रोम के द्वारा ही क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं, और अवशोषित करके और रुधिर में भेज दिया जाता है, यानी कि खून में जाकर के मिला दिया जाता है। जैसे हम लोग भोजन किए तो भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं सब बिलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, समझ गए ना? बिलाई के द्वारा। अगर याद ना रहे तो इस प्रकार से समझिएगा कि जैसे हम लोग दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध को कौन ज्यादा चोट मारता है? दूध पर ज्यादा बिलाई चोट मारता है, तो बिलाई क्या करता है? टोटल पोषक तत्व वाला दूध पी जाता है, समझ गए ना? तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बिलाई है, वह पोषक तत्वों को लेने का काम करता है, पोषक तत्व को अवशोषित करने का काम करता है। तो दूसरा कार्य हो गया। इसके अलावा अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, यानी कि बिलाई, चूंकि आप लोग कभी हम बताएं कि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे नस होते हैं, तो इसी के द्वारा क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व अवशोषित किया गया उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो दीर्घ रोम जिसको कि हम लोग बिलाई बोलते हैं, समझ गए ना? तो बिलाई क्या है आप लोग समझ गए, और इसके क्या कार्य हैं यह भी आप लोग समझ गए। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा मत गड़बड़ा जाइएगा कि सर दीर्घ रोम क्या है, अरे बिलाई को ही दीर्घ रोम बोलते हैं, समझ गए ना? चलिए, हाँ जी, मुजफ्फरपुर का नाम नहीं लेते हैं सर, हम बिहार के हर एक जिले का नाम ले रहे हैं कि बिहार में जितने सारे भी जिले हैं सभी जिले के बच्चे टॉपर बने, कुछ ना कुछ रैंक लाए, हर एक जिले के बच्चे, समझ गए ना? चलिए, वैशाली जिला हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे सारण हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, किसी भी जिले के बच्चे हो, एकदम टॉपर बनने चाहिए, समझ गए ना? हाँ जी, चलिए, तो हो गया, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बच्चे का कमेंट है कि सर हमारे शरीर में HCl इतना खतरनाक अम्ल है, फिर यह क्यों नहीं जलाता है हमारे पेट में? देखिए प्यारे बच्चों, अगर HCl की बात किया जाए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात किया जाए, इसकी बात शायद आप लोग कर रहे हैं, तो HCl अम्ल की यदि बात किया जाए ना, तो HCl अम्ल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर बाहर से गिरा दिया जाए चमड़े पर तो चमड़वा जल जाएगा, समझ गए ना? अगर ज्यादा हार्ड HCl रहा तो अगर यहां पर रखेंगे तो हो सकता है कि छेद करके नीचे से भी गिर जाए, इतना खतरनाक HCl होता है, चमड़ा को जला देता है। लेकिन भगवान हमारे पेट में जो अम्ल बनाए हैं ना, वह उतना ही खतरनाक है, ऐसा नहीं है कि वह कम खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है, लेकिन चूंकि अमाशय में वह है, समझ गए? तो हमारे भगवान जी जब अमाशय का निर्माण कर रहे थे तो अमाशय का जो चमड़ा है ना इस प्रकार का बनाए ताकि उस HCl अम्ल से उस पर कोई प्रभाव न पड़े। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब भोजन करते हैं ना, जब खट्टा ढेकार अंदर से आता है तो लगता है कि पूरा नली ये सब जल गया, कभी कभी देखते हैं ऐसा होता है ना? आप भोजन कर लिए, बहुत ज्यादा कर लिए, या फिर तो नीचे से जब एक लगता है कि एक रस आया और एकदम ऊपर की तरफ आया और पूरे नली को साफ करके चला गया, लेकिन लगता है कि नली पूरा जल गया, समझ गए ना? क्या होता है
वह एक्चुअल में HCl अम्ल ही होता है। और वह तो जब HCl होता है तो ऊपर क्यों आता है? ऊपर आता है नली को साफ करने के लिए, समझ गए ना। नली में किसी प्रकार का कोई जीवाणु विषाणु अटका हुआ रहता है या फिर किसी प्रकार का कोई गंदगी रहता है, तो नीचे से HCl अपने से आता है और नली को पूरा साफ करते हुए नीचे चला जाता है, समझ गए। इस प्रकार का हमारे शरीर की बनावट है। क्लियर है? चलिए जी, हाँ, तो समझ गए आप लोग। चलिए, तो यहां 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं, हमारे नोट्स में भी यह सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। सजीवों के 4 लक्षण, सजीवों का 4 लक्षण आप लोग नहीं बता दीजिएगा। जो सजीव हैं जिनके अंदर जान है, उसका 4 लक्षण आप लोग तो बड़े आराम से बता सकते हैं। लिखेंगे कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। सबसे पहला, चलना या गति करना। ठीक है, जैसे हम सजीव हैं तो हम चल रहे हैं, जैसे देख लीजिए हम इधर से इधर हो रहे हैं, इधर से इधर हो रहे हैं, हमारा हाथ गति कर रहा है, हमारा मुंह गति कर रहा है, ठीक है ना, हमारा ठोड़ गति कर रहा है, मतलब जो कुछ भी है सब गति कर रहा है, हमारे शरीर के सारे अंग गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि चलना या गति करना सजीवों का लक्षण है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह निर्जीव हो जाता है, वह न तो उसमें गति होता है, न तो वह चल फिर सकता है, न तो उसके शरीर के किसी अंग में गति होता है। तो जब व्यक्ति निर्जीव हो जाता है या फिर कोई भी चीज जब निर्जीव होता है तो उसमें गति का गुण नहीं पाया जाता है। श्वसन अगर हम बात करते हैं, अभी हम सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, हरे पेड़ पौधे, अगर व्यक्ति मर जाए तो क्या वह सांस लेता है? नहीं लेता है, मतलब वह निर्जीव हो गया। जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, क्या वह सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि वह निर्जीव हो गया। तो निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, लेकिन सजीवों का लक्षण है कि वह श्वसन क्रिया करेगा। उसके बाद यह जो प्रजनन क्रिया, जो सजीव होते हैं वह प्रजनन क्रिया करते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वह प्रजनन क्रिया नहीं करते हैं। तो सजीवों का एक लक्षण यह भी हो गया कि प्रजनन क्रिया करना। उसके बाद उत्सर्जन करना। हमारे शरीर में जो भी विशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो विशिष्ट नहीं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? शरीर से समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। जो गंदगी होता है उसे बाहर निकालते रहते हैं। और यह सिर्फ सजीवों में होता है। जो निर्जीव होता है ना तो वह भोजन ग्रहण करता है और ना तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो इसलिए सजीवों का लक्षण उत्सर्जन भी हो गया। इसके अलावा वृद्धि और विकास करना। ठीक है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो इतना छोटा होता है, क्योंकि वह सजीव होता है, इसलिए वह वृद्धि कर करके इतना बड़ा भी हो जाता है। ठीक है ना, सारे लोग जब जन्म लिए होंगे तो इतना छोटा थे, हम भी जब जन्म लिए थे तो इतना छोटा थे, आज इतना बड़ा हो गए हैं। आखिर हम सजीव हैं, हमारे अंदर वृद्धि हो रही है, वृद्धि का गुण है, गति का गुण है, तो हम सजीव हैं। तो सजीवों का मुख्य लक्षण 5, अगर आप 5 लिख लेते हैं तो हम पक्के गारंटी के साथ कहते हैं कि 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहिए कैसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों? यह क्वेश्चन ना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और यह 2017 में पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया। इसलिए हमें पूरी भरोसा है कि यह क्वेश्चन आपके लिए गेस क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, सारे क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। गुड़िया कुमारी बोल रही है कि सर जी आप गोपालगंज का नाम नहीं लेते हैं। गोपालगंज का भी नाम लेते हैं भाई, सारे जिले का नाम लेते हैं। कहिए तो हम गूगल पर सर्च मार के सारे जिले का नाम हम ले लें क्या? सारे जिले का नाम ले ही लेते हैं 2 मिनट का समय लेकर के, उसके बाद हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसे हम बोल रहे हैं ना कि बिहार के जितने सारे भी जिले हैं, सारे जिलों से बच्चों टॉपर बन सकते हैं और सभी जिले के बच्चे हमसे पढ़ाई करते हैं। सारे जिलों के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, दरभंगा से हो, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह में हम करवा देंगे। चलिए सारे बच्चे मिलकर के क्लास को शेयर करिए। तो एक बार जितने सारे भी बच्चे हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, हाँ, तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। पीत के बारे में पूछ रहा है, और यह पीत के बारे में जो पूछ रहा है यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पूरी चांस है कि 2023 परीक्षा में यह आएगा। नंबर में तो लगा हुआ है, आ जाएगा तो समझिए कि पास। समझ गए ना, तो हर हाल में आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। पीत क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। अच्छा आप लोग बताइए जरा कि पीत का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीत का पीएच वैल्यू कितना होता है जरा बताइए। अगर देख लिए होंगे तब तो बता देंगे, नहीं देखे होंगे तो शायद कंफ्यूज करेंगे। बताइए पीत का पीएच मान कितना होता है? सारे बच्चे जरा जल्दी से बता दीजिए। आप लोग बोलेंगे कि सर जी पीत का पीएच मान कितना होता है। चलिए आप लोग तो देख ही चुके होंगे, 8.9 होता है। तो लिखेंगे कि पीत गाढ़ा हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य होता है। पीत का
अच्छा पीत बताइए तो अम्लीय क्षारीय कैसा होता है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पीत कैसा प्रकृति का होता है। आप लोग को लिखना है कि पीत क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर पीएच मान 7 से ज्यादा रहे, 7, 8, 9, 10, 7 से ज्यादा रहे तो वह क्षारीय प्रकृति में जाता है। तो यहां देख लीजिए 8.9 है यानी कि क्षारीय है, जाहिर सी बात है 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। तो लिखेंगे कि पीत का जो रंग होता है वह हरे रंग का होता है, गाढ़ा हरे रंग का होता है, और यह क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो यकृत के कोशिकाओं से स्रावित होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि पीत कहां से स्रावित होता है, पीत कहां से स्रावित होता है, तो पीत यकृत से स्रावित होता है, यकृत के कोशिकाओं से। तब ना बोलते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव पर पकड़ बनाइए, ठीक है ना, सब्जेक्टिव पर पकड़ बनाइए, सब्जेक्टिव पर पकड़ बन गया तो ऑब्जेक्टिव अपने आप पकड़ा जाएगा। अगर सब्जेक्टिव पर नहीं पकड़े, सब्जेक्टिव को नहीं पकड़ के रखे तो ऑब्जेक्टिव भी आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। चलिए सर इस बार यजौर गांव यानी मुजफ्फरपुर जिला से टॉप करेगा, एक नहीं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपका चैनल का नाम मेरे गांव में फेमस है। अरे वाह, कौशल कुमार लिख रहे हैं सर आपके चैनल का नाम हमारे गांव में फेमस है और इस बार बहुत सारे बच्चे टॉप करेंगे, वाह क्या बात है। चलिए जी, बहुत सारे बच्चे हमारे हमसे पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि ताकि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के मेहनत को ही देख करके हम भी उत्तेजित हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो हेल्प है, जो हमारे थ्रू जो आपको हेल्प मिल रहा है वह हेल्प नहीं कम हो, ठीक है ना। तो सारे बच्चे आराम से जुड़े रहिए। और अब देखिए अभी भी हम बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना, जिस प्रकार से जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं क्या, या फिर हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई करते हैं ना, तो लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटिक्स खेलने के लिए आते हैं, ठीक है। अरे देखिए पढ़ाई का बहुत सारा माध्यम है और बहुत सारे टीचर हैं, दुनिया में टीचरों की कमी नहीं है, और हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं वैसे सभी शिक्षक, चाहे एक टीचर को, चाहे एक बच्चे को पढ़ाएं या फिर 1000 बच्चे को पढ़ाएं या 10,000 बच्चे को पढ़ाएं, सभी टीचर जो होते हैं ना वो सम्माननीय होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि टीचर में आपस में दुश्मनी है, समझ गए ना, ये है हमारा देश, ये है हमारा देश, जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है ना, वैसे ही बच्चे चैनल वाले में युद्ध करवाते हैं, सर वो आपके में ये बोल दिया, वे आपके बारे में ये बोल दिया। ऐसा नहीं है रे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सारे लोग यहाँ पर एक हैं, सारे लोग यहाँ सम्माननीय हैं, समझ गए ना। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, जहां पर भी मौका मिले पढ़िए, जहां से भी सीखने के लिए मिले सीखिए, समझ गए। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई स्थान नहीं होता है, न तो कोई जगह होता है, समझ गए ना। तो जब भी मौका मिले सीखिए, जहां पर भी मौका मिले सीखिए, और ये मत सोचिए कि हम यहां से सीख रहे हैं, हम यहां से सीख रहे हैं, नहीं, हम यहां से सीखते हैं तो यहां पर नहीं जाएंगे, यहां से सीख रहे हैं तो हम यहां पर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां से हमें कुछ चीजें की प्राप्ति हो वहां हमें जरूर जाना चाहिए, समझ गए, चाहे वह टारगेट बोर्ड चैनल हो चाहे कोई भी चैनल हो, जहां से हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो वहां पर जाना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इस चैनल के विद्यार्थी हैं तो इसी चैनल पर रहेंगे, हो सकता है कि उस चैनल से बेहतर कंटेंट कोई और दे रहा हो सकता है कि इस चैनल के अलावा कहीं और से आपको सीखने का मौका मिल जाए। तो सीखने के लिए कोई जगह फिक्स नहीं है कि आपको जब सीखना है तब यहीं से सीखना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, ऐसा कसम मत खाइए, विद्यार्थी को इस प्रकार का बात शोभा नहीं देता है, समझ गए ना, विद्यार्थी को यह शोभा नहीं देता है। इसलिए आप लोग को जहां से भी मौका मिले सीखने का प्रयास करिए, लेकिन हाँ सीखने के लिए कहीं पर भी जाइए, फालतू का बात करने के लिए नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग मिल गए, हाँ जी चलिए। चलिए सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, सारे बच्चे समझ रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। तो सीखने का कोई जगह नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे फलना फलना, ये क्लासेस वो क्लासेस, टारगेट बोर्ड सर ये चैनल वो चैनल करते रहते हैं, जबकि इस प्रकार का माहौल बच्चों को नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ हमारे पास पढ़िए तो किसी के पास मत पढ़िए, नहीं, हो सकता है कि हमारे पास कुछ सीख करके गए, ठीक है ना, कुछ सीख करके गए हमारे पास, मान लिया जाए कि हम इसको इस तरीके से मानते हैं कि 1 गिलास पानी हमको भरना है, ठीक है, हमको टारगेट दिया गया है कि आपको 1 गिलास पानी भरना है, अगर आप इस 1 गिलास पानी को भर देते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे, हम इस प्रकार से समझते हैं, आप लोग समझिएगा। तो ऐसा नहीं है ना कि 1 गिलास पानी
हमें सिर्फ एक ही जगह से भरना है। हो सकता है कि हम रास्ते में भागे भागे जा रहे हो और एक नदी से हम उठा लिए इतना सा पानी, फिर दूसरी जगह एक तालाब मिल गया, वहां से इतना पानी उठा लिए। हो सकता है कि दूसरी जगह एक छोटा सा गड्ढा मिल गया हो, वहां से हमने पूरा गिलास भर लिया। तो देखिए, टॉपर बनने के लिए एक बड़ा नदी भी चाहिए जहां से आप हो सकता है कि इतना पानी लेकर के आगे बढ़े और वह पानी छलकते छलकते गिर गया और पानी गिलास में आधा हो गया। फिर जब आगे बढ़े तो एक छोटा सा तालाब भेटा, उस तालाब से भी पानी उठा लिए और लास्ट में आपको एक छोटा सा गड्ढा मिला, उस गड्ढा से भी पानी उठाया और तब जाकर के आपका गिलास भर गया। यानी टॉपर बनाने में एक छोटे से छोटे चैनल का भी हाथ होता है, एक छोटे से छोटे टीचर का भी हाथ होता है और एक बड़े से बड़े टीचर का भी हाथ होता है। तो इसलिए जहां से भी मौका मिले ना, आप लोग सीखने का प्रयास करिए, चाहे कहीं से भी। बच्चों को हमेशा राजनीति नहीं करना चाहिए, अभी आप लोग को पढ़ने का समय है, समझ गए? तो इसलिए आराम से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से भी पढ़िए मन लगा करके पढ़ाई करिए और हमेशा टॉपर बनने का प्रयास करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, समझ गए? तो चलिए जी, सारे बच्चे मिलकर के एकदम लिख रहे हैं कि यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि अब सारे बच्चे एकदम पढ़ना सुनिश्चित करेंगे और पढ़ने लगेंगे, ठीक है? चलिए, स्क्रीनशॉट के लिए बाबू हम लास्ट में आप लोगों को मौका देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग बड़े आराम से ले लीजिएगा, इम्तिनान से ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब। और छठा नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि स्वपोषण तथा स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? एक्चुअल में विषमपोषी जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं ना, यह परपोषी का दूसरा नाम है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं स्वपोषी और परपोषी। आप लोग बोलेंगे कि सर जी, आज तक तो आप स्वपोषी और परपोषी पढ़ा रहे थे, यह विषमपोषी कहां से घुस गया? तो विषमपोषी घुसा नहीं है, बल्कि विषमपोषी इसी का यानी परपोषी का ही दूसरा नाम है विषमपोषी। तो देखिए, स्वपोषी हो गया और यह विषमपोषी हो गया, स्वपोषी और विषमपोषी हो गया। तो जरा आप लोग समझ करके देखिए, स्वपोषी क्या है और विषमपोषी क्या है। स्वपोषी आपको हम बताए थे ना कि स्वपोषी में जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु होते हैं वो वह खुद से अपने भोजन पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो लिखेंगे कि इसमें जो जीव होते हैं वह भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, भोजन के लिए खुद अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, सेल्फ डिपेंड रहते हैं, वह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। और हम हमेशा कहते हैं आपको कि आप भी स्वपोषी बनिए, लेकिन भोजन के मामले में नहीं, बल्कि पढ़ाई के मामले में, ठीक है? आप भी स्वपोषी बनिए, लेकिन भोजन के मामले में नहीं, पढ़ाई के मामले में स्वपोषी बनिए, कि खुद पर निर्भर रहना सीख लीजिए, दूसरों पर निर्भर रहना मत सीखिए। जिस दिन आप स्वपोषी बन गए ना पढ़ाई के मामले में, समझिए कि आपके सफलता का दरवाजा वहीं से खुल जाएगा। उसके बाद है, इसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जैसे मानव हो गया या कोई दूसरा जानवर हो गया। जैसे मानव की बात करते हैं तो मानव क्या करता है? भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है ना। जब तक पेड़ पौधे भोजन नहीं देंगे हम लोग भूखे रह जाएंगे, ठीक है? चाहे गेहूं ही खाते हो, चाहे रोटी खाते हो, चाहे चावल खाते हो। एक्चुअल में चावल कहां से आया? धान के पौधे से आया, तो वह तो पौधा से ना हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे के माध्यम से। गेहूं खाते हैं तो गेहूं के पौधे से गेहूं आता है ना, गेहूं के पौधे से। जैसे सेव खाते हैं तो सेव कहां से आता है? पेड़ से आता है, ठीक है? तो हम लोग सेव खाने के लिए दूसरे पर निर्भर है कि अगर पेड़ सेव देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। जैसे अभी अगर हमारा मन कर दे आम खाने का, क्या आम खा लेंगे? अगर आम खाने का मन कर दे, जामुन खाने का मन कर दे कि चलो भाई जामुन खाते हैं जरा, तो क्या खा लेंगे? नहीं नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग उस चीज के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। और पेड़ पौधे का जब समय आएगा तभी वो बहतेगा। जैसे बसंत ऋतु अब आ रहा है, सरस्वती पूजा के बाद क्या होता है? आम में मांजर लगना शुरू हो जाता है, तब हम लोग आम खा सकते हैं, क्योंकि उस समय हम पेड़ पौधे पर निर्भर हो जाएंगे, पेड़ पौधे हमें दे देंगे। लेकिन अभी चाह करके भी नहीं, तो इसलिए हम क्या है? परपोषी हैं, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? उसके अलावा दूसरा होता है, स्वपोषी में जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। स्वपोषी में जो जीव होते हैं अपने भोजन का संश्लेषण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। जबकि विषमपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं करते हैं। उसके बाद तीसरा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और तीसरा इधर लिखेंगे कि जंतु अपने भोजन के लिए पौधे पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग दो भी अंतर लिखते हैं ना, तो 2 नंबर हमको मिल जाएगा। सिर्फ 2 अंतर भी लिखते हैं तो 2 नंबर हमें जरूर मिल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? स्वपोषी और विषमपोषी। अगर विषमपोषी के जगह पर परपोषी रहे तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। स्वपोषी के जगह पर अगर विषमपोषी के जगह पर परपोषी रहे तो हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर जी विषमपोषी बताए थे, परपोषी कहां से आ गया। हड़बड़ाना नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, उदाहरण सहित वर्णन करें। हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम होते हैं, उस पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, इसके बारे में वर्णन करना है। क्या आपको लगता है पाचक एंजाइम का वर्णन आप लोग कर सकते हैं? पाचक एंजाइम का वर्णन करना है ना, तो हम लोग लिखेंगे पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। जितने सारे भी पाचक एंजाइम होते हैं, उसके द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करता है। समझ गए? यानी कि मनुष्य के जितने सारे भी एंजाइम स्रावित होते हैं, मनुष्य के ग्रंथियों से जितने सारे भी एंजाइम स्रावित होते हैं, जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लार ग्रंथि का, सबसे पहले लार ग्रंथि है जो कि हमारे मुंह में ही पाया जाता है। तो लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। टाइलिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि टाइलिन कहां से स्रावित होता है, तो मुंह से स्रावित होता है। मुंह में जो लार ग्रंथि होता है ना, वहीं से टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। कभी कभी यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि टाइलिन नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है, या फिर लघु तरीये में भी पूछा गया है कि टाइलिन नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो टाइलिन का काम होता है कि वह स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आगे देखिए आप लोग, जठर ग्रंथि जिससे जठर रस स्रावित होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि पेप्सिनोजन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। अगर आप लोग को यह सब नाम याद न रहे, पेप्सिनोजन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस्ट्रिक लाइपेज, अगर यह सब याद न रहे तो आप लोग सीधे सीधे लिख दीजिए कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन इसके द्वारा किया जाता है। बस इतना भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। समझ गए ना? चलिए जी, लव फ्रॉम मोतिहारी। चलिए भाई, सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद। हाँ सर, आप बहुत अच्छे से समझा देते हैं सर। जो क्वेश्चन नहीं याद होने वाला होता है, वह भी याद होता है। देखिए, हम हमेशा बच्चों की तरफ सोचते हैं, समझ गए ना, हम कभी अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। हम कभी अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं कि यह चीज बच्चा समझ लेगा। हम कभी यह नहीं सोचते हैं, हम अपने आप में मैनेज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अगर एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो उसको समझाया जाए। हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे तो इतना हल्का है, स्टूडेंट समझ लेगा, खुद से समझ लेगा। जिस दिन हम यह सोच लिए ना, तो हम अपने आप नीचे गिर जाएंगे। समझ गए? तो हमेशा यह नहीं सोचना है कि यह तो हल्का है, बच्चे खुद समझ जाएंगे। हम जब भी पढ़ाते हैं तो यह सोच करके पढ़ाते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वह अभी काफी नादान हैं, और उन नादान बच्चों को हमें सिखाना है। तो उन नादान बच्चों को सिखाने के लिए हमें एकदम नीचे लेवल से चलना होगा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना होगा ताकि बच्चे समझ जाएं। तो हम हमेशा वहां से सोचते हैं, और तब जाकर के आप लोगों को सफलता मिलती है, और हमें भी सफलता मिलती है। हम आपको समझा पाते हैं और आप लोग समझते हैं। भाई, इसमें हमारा मेहनत है, समझिए आप लोग। और आप लोग का बड़कपन है कि आप लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं। चलिए, उसके बाद यकृत से हम बात कर लेते हैं। तो यकृत से पीत एंजाइम भोजन में वसा का पाचन करता है। यकृत से अभी हम आपको बताएं ना कि पीत कहां से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, जो हमारे भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। और उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, अग्नाशिक रस निकलता है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज होता है। यह सब अग्नाशय से निकलता है, जो कि भोजन के पाचन में हमारी सहायता करते हैं। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। अब और भी कुछ है, लाइपेज तथा न्यूक्लियस, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पर क्रिया करके इसे पेप्साइड्स में बदल देता है। उसके बाद एमाइलेज हो गया, एमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज या शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज का काम है बसा पर क्रिया करके फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ना। यानी कि जो लाइपेज है ना, या बसा को तोड़ देता है। किस चीज में तोड़ता है, तो फैटी एसिड में तोड़ता है और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और उसके बाद न्यूक्लियज का काम है न्यूक्लियज अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलना। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग जितने सारे भी इंजाइम है, आपके पाचक इंजाइम, उनके बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है ना? ठीक है, चलिए जी, सारे बच्चे समझ गए? बताइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? वाह वाह, क्या बात है। सर जी, रिचार्ज वाला टेस्ट होगा क्या? कोशिश करेंगे अगले संडे को फिर से कुछ ना कुछ हम रखेंगे। समझ गए ना? इनाम में हम कुछ ना कुछ रखेंगे, या फिर रिचार्ज वाला ही टेस्ट आप लोग का, आप लोग नाम ही रख दीजिए रिचार्ज वाला टेस्ट। ठीक है, नाम ही रखिए रिचार्ज वाला टेस्ट। ठीक है ना? अगर आप लोग को रिचार्ज वाला टेस्ट अच्छा लगा हो ना, तो फिर कमेंट करिएगा कि हाँ सर, हमें रिचार्ज वाला टेस्ट चाहिए। ठीक है, कम से कम एक स्टूडेंट का तो भलाई होगा हर एक संडे के संडे।
चलिए जी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, समझ गए ना, जैसे पिछला बार हम टेस्ट करवा रहे थे ना, तो कुछ लोग हमको बोले कि आपको फायदा क्या होता है, जितना आप इस वीडियो से नहीं आप कमाएंगे उससे ज्यादा तो आप बच्चों पर उड़ा दिए। आप 700 का रिचार्ज करेंगे 3 महीने का, आपको फायदा क्या हुआ है? 5 घंटा 7 घंटा का क्लास लिए आप, 5-7 घंटा खूब मेहनत किए, अब उस वीडियो से 500-700 आएगा कि नहीं आएगा, और आप 700 रुपया उड़ा दिए, 700 रुपया बच्चों को दे दिए। ऐसा क्यों करते हैं जब आपको कोई फायदा ही नहीं है? तो हमारा एक ही बस जवाब था कि बच्चे अगर टॉप कर जाएंगे ना, तो हमें 500-700 क्या 7 लाख से भी ज्यादा का संपत्ति मिल जाएगा। समझ गए ना? बच्चे सिर्फ एक बार टॉप कर जाएं, बच्चे एक बार मोटिवेट हो जाएं पढ़ने के लिए, तो हमें पैसों से कभी मोह माया नहीं रहा कि हम पैसे नहीं खर्च करें, पैसे हम ये करें। अगर पैसों से हम मोह माया रखते हैं ना, तो हम इसी इतना इनाम हम नहीं रखते। समझ गए? तो समझ गए ना? तो कभी हमको इस प्रकार का मोह माया नहीं रहता है पैसों से कि हाँ पैसे बचा करके रखना है। अरे हम खर्च किस पर कर रहे हैं? स्टूडेंट पर। कमा किससे रहे हैं? स्टूडेंट से। तो जब स्टूडेंट से कमा रहे हैं तो स्टूडेंट पर खर्च करने में हमको क्या दिक्कत है? अगर स्टूडेंट हमारे रहेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे ना, तो उस प्रकार का पैसा हमको बहुत आ जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी पैसों के मोह माया में नहीं रहते हैं। ठीक है? तो आप लोग बस पढ़ने पर ध्यान लगाइए, बस इतना हम कोशिश करते हैं, इतना हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, कि जो हमारा मेहनत है वो मेहनत बेकार ना जाए। समझ गए ना? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। देखिए, हम बार बार बोलते थे ना कि यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को उठाने के पीछे हमारा पर्पस यह है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है सबसे पहली बार तो 2018 में पूछा। 2018 में पूछा, अच्छी बात है, 2020 में भी पूछ दिया, और हद तो तब कर दिया जब 2020 के फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में दोनों बार लगातार पूछ दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना 2023 वाले बच्चे को दे दिया जाए, क्योंकि 2023 वाले में नंबर में लगा हुआ है यह क्वेश्चन और हर हाल में पूछा जाएगा। तो चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हम आपको लिखने के लिए बताए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना? तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग यही लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम है, एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा वायुमंडल से सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। हम आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उदाहरण यहां पर बताए थे। जैसे देख लीजिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? C6H12O6। और आपको हम बता चुके हैं कि C6H12O6 है क्या? यह ग्लूकोज है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं, और कुछ जल बनते हैं जो कि वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है? तो आपसे प्रश्न यही पूछ रहा था ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा बता दिए, और इसका रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण हम यहां पर बता दिए। तो अगर इस प्रकार से आप लोग भी लिख देंगे तो फिर पूरा नंबर आपको भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए जी, तो सारे बच्चे समझ गए? सर अभी से आपसे अगर जुड़े रहे तो कितना नंबर आ जाएगा, हम गारंटी दे देते हैं आपको। अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए ना, अभी से। अगर साल भर कभी आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ना, ठीक है, इसके पहले आप कहां पढ़ रहे थे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसके पहले आप कहां पढ़ रहे थे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर अभी से आप जुड़ते हैं ना, मात्र 45 दिन का समय बचा हुआ है,
गारंटी देकर के कहते हैं। पहला बात आपको जो कहेंगे वो करना होगा। क्या करना होगा सर? करना यह होगा, क्योंकि अभी हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, उसमें शुरुआत से लेकर के पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं। लगभग अभी तक 24-25 क्लास हुआ है क्रैश कोर्स में। 2500 क्लास का वीडियो एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड है, अभी पड़ा हुआ है वीडियो। पहला बात जाकर के उसको पूरा देख लीजिए। और दूसरी कि आप YouTube पर हमारे साथ डेली क्लास करिए। गारंटी कहते हैं कि अभी कुछ नहीं पढ़े हैं ना, कम से कम आपको हम 70% तो दिलवा देंगे। 70% दावा करते हैं हम, समझ गए ना? ठीक है। या फिर कम से कमजोर छात्र भी अगर अभी से पढ़ना शुरू कर दे मन लगा करके, फर्स्ट डिवीजन तो जरूर लाएंगे आप, फर्स्ट डिवीजन जरूर लाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ रहे हैं, शुरुआत से ही, आज से लगभग 6-7 महीना पहले से ज्वाइन होकर के पढ़ रहे हैं, हम उनके साथ फर्स्ट डिवीजन वाला दावा नहीं कर सकते हैं। हम उनके साथ रैंक वाला दावा कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट डिवीजन का दावा तो उनके साथ करेंगे जो अभी लेटेस्ट में हमारे साथ जुड़े हैं। उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ चलिए भाई आप जुड़ गए हैं अभी से, फर्स्ट डिवीजन तो कम से कम आ ही जाएगा। लेकिन जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं ना, रैंक का दावा करते हैं कि रैंक कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो रैंक आएगा आपका। ठीक है। ऐसे ही हमने रातों को जाग करके मेहनत नहीं किया। हमारे रातों को जागने का जो मेहनत है वह ऐसे ही विफल नहीं हो जाएगा, इतना जल्दी बर्बाद नहीं हो जाएगा। समझ गए ना? कलम में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे महलों की नींव हिल जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो इसके लिए हम तैयार हैं जी, और आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए। सारे बच्चे समझ गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग, कोशिकांग है क्या? कोशिकांग यानी कि जो कोशिका का अंग होता है ना, उसी को कोशिकांग बोलते हैं। यानी कि कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, उसमें से 4 का नाम लिखना है। हम यहाँ पर 6 का नाम लिखे हैं, आप लोग इसमें से कोई भी 4 का नाम याद रख सकते हैं, जो भी आपको याद रहे। जैसे लिखेंगे कोशिका में निम्नलिखित 4 कोशिकांग पाए जाते हैं। पहला तो प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप जानते हैं। कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव, कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम, कोशिका में पाया जाता है लवक, कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम, और कोशिका में ही पाया जाता है केंद्रक। ठीक है। तो यहां पर 6 प्रकार के अंग हम लिखे हैं, और इसमें से कोई भी आप लोग याद रख लीजिए ना, 4 याद रख लीजिए, कोई भी 4 याद रख लीजिए। यह आपके परीक्षा में 2 नंबर दिलवा करके जाएगा। ठीक है। 4 आप कोशिका के 4 अंग याद रखिए, आपके परीक्षा में 2 नंबर दिलवा करके जाएगा। ठीक है ना? चलिए, वाह। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप 45 दिन में क्या कर लेंगे? 45 दिन में हम वो कर लेंगे जो आप पिछले साल भर में नहीं किए हैं। समझ गए ना? 45 दिन है हमारे पास। क्या बात करते हैं आप? 45 दिन को आप इतने कम में मत आकिए बाबू। 45 दिन मतलब आप समझ रहे हैं? 45 गुने जरा 24 कर लीजिए आप। 45 गुने 24 जरा कर लीजिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि 45 दिन क्या होता है। अगर इतना भी सभी ना समझ में आए ना, तो एक दिन में, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है जी? 60 सेकंड होता है 1 मिनट में ना। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है। और हमारे पास डेली का 24 घंटा है। समझ रहे हैं? अभी कितना टाइम बचा हुआ है? वो अगर देखिए दिनों को आप गिनना शुरू कर देंगे ना, कि हमारे पास अभी, देखिए यही आपका सबसे बड़ा गलती है। अभी आपको लग रहा है 45 दिन बचा हुआ है। जब साल भर नहीं पढ़े तो इस 45 दिन में हम क्या कर लेंगे? और हमें लगता है कि हम इसी 45 दिन में वो कर लेंगे जो हम पिछले साल भर में नहीं किए हैं। देखिए पॉजिटिव सोच वाले और निगेटिव सोच वाले में यही अंतर होता है। अगर निगेटिव सोच वाले के पास जाइएगा तो वो क्या बोलेंगे? अरे 45 दिन तो बचा है, अब 45 दिन में क्या कर लोगे यार, छोड़ो हटाओ ना, साल भर पढ़ा है ना, 45 दिन में क्या कर लेगा तू। अगर वहीं पॉजिटिव सोच वाले के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा? अरे अभी 45 दिन बचा हुआ है भाई, एक एक दिन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और यहां तो 45 दिन बचा हुआ है। 45 दिन में तो हम वो करके दिखाएंगे जो शायद कोई नहीं करके दिखाया होगा। तो यही होता है सोच में अंतर। अब डिपेंड आप पर रखता है ना, आपका दिमाग किस तरफ जाता है, पॉजिटिव तरफ या निगेटिव तरफ। निगेटिव सोचते हैं फिर आप टॉपर की श्रेणी में से छट गए, फिर आप रैंक की चाहत मत रखिए। अगर पॉजिटिव रखते हैं तो फिर आप फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में से निकल करके टॉपर की श्रेणी में आ गए। ठीक है ना? आजकल तो भैंस चराने वाला, किसी जेसीबी का ड्राइवर, किसी ट्रैक्टर का ड्राइवर भी फर्स्ट डिवीजन ले आता है। उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग अपने गांव घर में सुनते होंगे कि वो फलना का बेटा ट्रैक्टर चलाता था और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ले आया। तो क्या आपका तुलना हो जाएगा उससे? नहीं। फर्स्ट डिवीजन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, रैंक लाना बड़ी बात है।
और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रैंक लाइए, डिवीजन पर ध्यान मत दीजिए। डिवीजन पहले चलता था, पहले जब गांव में इक्के दुक्के लोग पास करते थे ना तो डिवीजन चलता था। अरे फलना बाबू के बेटा तो फर्स्ट डिवीजन ले आया, अरे बाबू कौन सा डिवीजन लाया, फर्स्ट डिवीजन, चलो यार फर्स्ट डिवीजन ले आया, बांटो मिठाई। लेकिन आजकल फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, आपसे पूछेगा कितना, कौन सा डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन, नंबर कितना है, नंबर बताओ, नंबर, डिवीजन तो सबका आता है, तो नंबर से चाहत रखिए, डिवीजन से नहीं, समझ गए ना। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। देखिए विषम पोषी पोषण, वहीं परजीवी पोषण के बारे में आपसे पूछ रहा है। विषम पोषी मतलब परपोषी, विषम पोषी मतलब परपोषी, तो उसके बारे में यहां डिफाइन करना है विस्तार से। तो लिखेंगे हम लोग, वैसे जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं। यानी कि खुद पर डिपेंड नहीं है भोजन के लिए, ठीक है ना, भोजन के लिए खुद पर डिपेंड नहीं है, दूसरों पर डिपेंड है वह भोजन, भोजन के लिए। जैसे सभी जंतु, जीवाणु एवं कवक विषम पोषी कहलाते हैं। विषम पोषी 4 प्रकार के होते हैं। अभी तक हम आपको विषम पोषी 3 ही प्रकार के पढ़ाए होंगे, परपोषी और क्या पढ़ाए थे, नहीं परजीवी, मृतजीवी और प्राणी समपोषी। लेकिन आज हम एक बुक देख रहे थे, उस बुक में हमने देखा कि नहीं पोषण 4 प्रकार के हैं, तो हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए। और अगर एग्जाम में 4 प्रकार का भी लिख देते हैं ना तो आपका नंबर नहीं कटेगा, कॉपी जांच करने वाला भी देखेगा लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ढूंढ करके निकाला है कि 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर 4 प्रकार का लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, कहीं नंबर कभी नहीं कटेगा। परजीवी पोषण क्या है, इसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी एवं अस्थायी रूप से रह करके उनमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। इसका परिभाषा हम आपको एक अलग तरीके से भी बताए थे कि परजीवी जो परजीवी है वह परपोषण का ऐसा रूप है जिसमें प्रायः एक जीव को हानि और दूसरे जीव को लाभ होता है। जैसे जोंक, आप लोग जानते होंगे ना, जोंक क्या करता है, जानवर के साथ जाकर के उसके मांस में चिपक जाता है और चिपक करके उसके शरीर से खून खींचते रहता है। तो क्या हुआ, एक को हानि हो रहा है तो दूसरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहां पर इसी चीज को हम अलग तरीके से लिखे हैं, इसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी एवं उपस्थायी रूप में रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, अमरबेल, अमरलत्ता जिसको बोलते हैं, अमरलत्ता, यह सब क्या है बताइए, यह सब क्या है, परपोषी है ना, यह सब क्या है, परजीवी है। उसके बाद दूसरा मृतोपजीवी, जो जीव जंतु, ठीक है ना, मरे हुए जगह से अपना भोजन प्राप्त करें या सड़े गले जगह से अपना भोजन प्राप्त करें, उसे कहते हैं मृतोपजीवी। कोई जानवर मर जाता है या फिर किसी प्रकार का कोई भी सड़ा गला चीज अगर घर में आपका कोई सड़ गया, जैसे आलू को, आलू हमेशा आप लोग देखते होंगे, आलू अगर एक जगह ढेर सारा रखा हुआ रहता है ना तो वह सड़ जाता है, और जब सड़ जाता है आलू ना तो उसमें छोटा 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 कीड़ा लग जाता है। एक्चुअल में है क्या वह कीड़ा, वह मृतोपजीवी है। वह जो कीड़ा मृतोपजीवी है क्योंकि वह सड़े हुए जगह से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, मरे हुए जगह से, सड़े हुए जगह से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी हो जाएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे आपके घर में आलू सड़ जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो वह मृतोपजीवी है, समझ गए ना। तो लिखेंगे पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है ना, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा फाइनल हम आपको फाइल ही दे देंगे, क्यों चिंता करते हैं आप, चिंता मत करिए, जब तक हम हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा होता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी क्या कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन ठोस तथा द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य की हम बात करते हैं, यह चाहे तो ठोस रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है या तो द्रव्य रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना, चाहे तो ठोस या तो द्रव्य। कोई भी जीव जंतु अगर ठोस रूप में या द्रव्य रूप में अगर भोजन प्राप्त कर रहा है तो वह प्राणी संपोषी कहलाएगा। उसके बाद एक चौथा प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परासरणी पोषण। क्या बोलते हैं, परासरणी पोषण, ठीक है ना। तो परासरणी पोषण के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जंतु विसरण या परासरण द्वारा अपने शरीर के सतह से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे ट्रिपेनोसोमा हो गया, फीता कृमि हो गया, यह सब परासरणी पोषण का उदाहरण है। तो इसको आप लोग एक अलग से जोड़ लीजिएगा ताकि परीक्षा में ना छूटे, समझ गए ना। चलिए जी, सारे बच्चे समझ गए।
सर आप जब मोटिवेट करते हैं ना तो नींद उड़ जाती है और रात को पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो कहिएगा, हम डेली 10 मिनट मोटिवेट कर देंगे आपको, और हम करते भी हैं। हम क्लास में, अगर देखिए हमारा डेली का रूटीन है, जब हम पढ़ाते हैं ना तो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। बच्चे अगर एक दिन आज हम मोटिवेट कर दिए ना, तो हो सकता है कि आज तो पूरा मोटिवेट रहेंगे, 12 को रात बजे 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ाई कर लेंगे, लगेगा कि आज तो एकदम तोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन कल फिर वह सुसुम हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो कल फिर से उनको जगाना पड़ता है, कल फिर से मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बच्चों को डेली मोटिवेट करते हैं। हमारा लगभग डेली 1.5 घंटे का क्लास होता है, मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 60 30 90 मिनट, 90 मिनट का क्लास हमारा डेली लगभग शाम में होता है। कभी कभी 100 मिनट भी हो जाता है, 120 मिनट भी हो जाता है। लेकिन इस 90 100 120 मिनट में हम कम से कम 20 मिनट टाइम प्रतिदिन, एक तो जब सबसे पहले जब आते हैं तो 5 से 7 मिनट हम मोटिवेट ही पहले करते हैं उस समय। और दूसरी बात बीच बीच में हम 5 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं, मतलब सिलेबस में ही हम पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा टाइम निकाल लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि सर हमको मोटिवेट कर दिए, और जब पूरा मोटिवेट हो जाते हैं तब लगता है कि अरे सर तो पढ़ाते पढ़ाते हमको मोटिवेट कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार का जो कला होता है ना, बहुत कम लोगों में होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर यह कला है और किसी में नहीं है, होता है, सब में होता है। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करवा रहे हैं, पढ़ाई के साथ बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करवा रहे हैं, तो इस प्रकार का कला बहुत कम लोगों में होता है, समझ गए। बहुत कम लोगों में जो आपको पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनने देते हैं। बहुत सारे टीचर आएंगे, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन बस बताते जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन बता दिए, चलिए जी आज का क्लास खत्म। बच्चे बोरिंग हो जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर मोटिवेशन के साथ पढ़ाया जाए तो बच्चे का पढ़ने का भी मन करता है, सीखने का भी मन करता है, समझने का भी मन करता है, ठीक है ना। चलिए, ताली बज रहा है, कमेंट बॉक्स में ताली बज रहा है। चलिए भाई, दिल से धन्यवाद आप लोगों को, हमारी बातें अच्छा लगी इसके लिए। इसी प्रकार से ताली बजते रहना चाहिए, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आज आप लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके लिए हम ताली बजाएंगे। उस समय का इंतजार है कि आपके लिए हम कब ताली बजाएं, वो समय जरूर हम लाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? देखिए प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बोल रहे थे आपको, समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। और जब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे थे ना, तो वहां पर हम आपको बताए थे, देखिए वहां पर हम आपको बताए थे यह वाला, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। दोनों क्वेश्चन देखने में एक ही तरह का लग रहा है ना, एक ही तरह का लग रहा है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, ठीक है। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, दोनों क्वेश्चन का जवाब अलग अलग होगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अम्ल वाला ही जवाब इसमें घुसेड़ देते हैं तो हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा, छट जाइएगा, नहीं नंबर नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे हम, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, तो लिखेंगे ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना होती है, उससे हम लोग अमाशय कहते हैं। ग्रास नली, यहां से भोजन जाता है, यहां पर ग्रास नली है या नली है, इसके बाईं ओर, ठीक है ना, इस तरफ अमाशय होता है, जो कि एक थैलीनुमा संरचना होती है, और इसका जो आकार होता है ना, वो अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितना देर रहता है, 3 से 4 घंटे, समझ गए ना। अगर अमाशय से भोजन आगे बढ़ गया, आपको भूख लग जाएगा। भोजन अभी किए, 4 घंटा के बाद 5 घंटा के बाद भूख लग जाता है, क्यों? क्योंकि वह अमाशय से निकल चुका है। तो अमाशय में 3 से 4 घंटा तक भोजन रहता है। अमाशय में पाचक रस जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अमाशय में जठर ग्रंथि होता है, जिससे जठर रस स्रावित होता है, और उसी जठर रस को हम लोग पाचक रस बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, तथा निष्क्रिय पेप्सोनोजन इत्यादि होता है, जो कि जठर रस के प्रमुख अवयव हैं। कभी कभी लघुतरीय प्रश्न में यह भी पूछ दिया जाता है कि जठर रस में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, सबका नाम लिखें, ठीक है ना। कभी कभी पूछ दिए जाएंगे जठर रस में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा ना, तो याद रखिएगा जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, यह सब जठर रस के प्रमुख अवयव हैं। जठर ग्रंथियां की मुख्य कोशिकाएं प्रोटीनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव करती है। अमाशय में भोजन कायम में परिवर्तित हो जाता है, जिसका स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। यानी कि जब अमाशय में भोजन जाता है ना, तो चाहे कैसा भी भोजन कर लीजिए, चाहे दाल खाइए, भात खाइए, रोटी सब्जी खाइए, चाहे तो चाउमीन खा लीजिए, चाहे बर्गर खा लीजिए,
कुछ भी खा लीजिए, अमाशय में जाने के बाद यह सब भोजन लेई के जैसा हो जाता है। समझ गए? गाढ़ा लेई के जैसा हो जाता है। समझ गए ना? वह अमाशय वाला भोजन जब उल्टी होकर के बाहर निकलता है तो वही भोजन को देख करके घिन आने लगता है। लगता है कि अरे ये क्या चीज है भाई, हमारे अंदर जाकर कितना खराब किसी भोजन बन गया। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में जाता है ना तो वह लेई के जैसा बन जाता है, लेकिन ऊपर से खूब स्वादिष्ट मारते हैं। अंडा लीजिए जी तो बर्गर दीजिए जी, तो चाउमीन दीजिए, तो एग रोल दीजिए, क्या क्या दीजिए, और सब अंदर जाकर के लेई बन जाता है। समझ गए? तो यह क्या करती है, अमाशय भोजन में कायम में परिवर्तित हो जाता है, जिसका स्वरूप कैसा होता है, गाढ़े लेई की तरफ। और जो गाढ़ा लेई होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम, काइम बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो तरल पदार्थ होता है उसको चाइल कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। क्लियर है? यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? चलिए भाई, सारे बच्चे समझ गए हैं। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। बताइए, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। तो लिखेंगे कि भोजन के पाचन द्वारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। किस प्रकार की क्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो है वह हमारे शरीर में होती है। ठीक है, भोजन के पाचन द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया हमारे शरीर में होती है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है जब ऑक्सीकृत होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, जल में बदलता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और अंत तक रुकिए। समझ गए ना? अभी प्राइज वितरण होगा जी, प्राइज बांटा जाएगा। जो बच्चे क्यूज में टॉप किए थे उनको प्राइज मिलेगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना? आपके अंदर हो सकता है उससे भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक के, पौधों में हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो लिखेंगे हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना एक अंग होता है जो कि हरित लवक में होता है। तो ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ग्रेना में थैलेकाइड संरचना पाया जाता है। थैलेकाइड में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी क्रियाएं चलती रहती है। बताइए कोई दिक्कत? इसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। हरित लवक में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ग्रेना भाग में होती है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम कैसे पता लगा लेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। बताइए। नहीं खाना खाने पर भी HCl निकलता है सर, प्लीज नहीं खाना खाने पर ना और ज्यादा निकलता है। समझ गए? आप लोग खाना जरूर खाइएगा, क्योंकि जब नहीं खाना खाइएगा, देखिए नहीं खाना खाने से क्या होता है ना, फैट बढ़ता है ज्यादा। समझ गए ना? आप बहुत सारे बच्चे अभी तो हमको नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे अंदर भी फैट का मात्रा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना? हम एक्सरसाइज करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। फैट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अनियमित भोजन का होना। जिन व्यक्तियों का फैट बढ़ रहा है ना, उनका एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, उसमें अनियमित भोजन होता है, मतलब टाइमली भोजन नहीं होता है। जो भी व्यक्ति टाइमली भोजन करेंगे उनका फैट जल्दी नहीं बढ़ता है। ठीक है ना? लेकिन हमारा क्या है, अगर हम अपना खाने का रूटीन बताएं तो हमारा खाने का रूटीन कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना? कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा खाना का रूटीन रहता है। तो अनियमित टाइम है, और जब टाइम अनियमित रहेगा ना तो वह आपके शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ा देगा। तो इसलिए हमेशा नियमित खाना खाइए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खा लीजिए, थोड़ा भुंजा ही खा लीजिए, थोड़ा चूड़ा ही खा लीजिए, या फिर थोड़ा सा कुछ भी खा लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि फैट ना बढ़े। समझ गए ना? लेकिन सभी लोगों से होता नहीं है, बात यही है। चलिए, तो देखिए कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। बताइए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण में हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। ठीक है ना? सभी सजीव में जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जैव प्रक्रम सजीवों में होने वाली आधारभूत क्रियाएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? निम्नलिखित हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है भोजन ग्रहण करना। सबसे पहला लक्षण क्या है? भोजन ग्रहण करना।
दूसरा लक्षण क्या है? सांस लेना। जो सजीव होंगे वह भोजन ग्रहण करेंगे, और जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि पक्का यह सजीव है। ठीक है ना? जब भोजन ग्रहण हो रहा है तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि पक्का यह क्या है? सजीव है। समझ गए? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? जब भोजन ग्रहण हो ना तो समझ जाना चाहिए कि पक्का यह क्या है? सजीव है। उसके अलावा अगर उत्सर्जन क्रिया कर रहा हो तो भी हमको समझना चाहिए कि यह सजीव है। वृद्धि कर रहा हो, गति कर रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि यह सजीव है। तो इसका तो एकदम आसान सा जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम कर ही लेंगे। आसान सा प्रश्न है और आसान सा इसका आंसर भी है। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है वह पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो लिखेंगे हम लोग कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेंगे, भोजन नहीं बनेंगे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से इन 4 चीजों की जरूरत होती है, और यह कहां से प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद फिर जल, H2O, इसे हम लोग कहां से ग्रहण करते हैं? तो जल जमीन के अंदर से हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग नहीं, पेड़ पौधे। समझ गए ना? पेड़ पौधे जल को कहां से ग्रहण करते हैं? जमीन के अंदर से ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से हमें मिल जाता है। और यह जो क्लोरोफिल है ना, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। सबका काम अपना अपना बटा हुआ है। यह क्लोरोफिल का काम है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना, अवशोषित करना। तो यही 4 चीज है जिसके थ्रू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर यह 4 चीज ना रहे, इसमें से कोई एक चीज भी ना रहे ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। हम कहते हैं कि सिर्फ अगर क्लोरोफिल ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही तो मेन चीज है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अगर यह नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं होगा, और जब सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं होगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे हो सकती है? नहीं होगी ना। तो बिल्कुल आप लोग यहां तक समझ गए। अब उसके बाद देख लीजिए आप लोग, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो यह टोटल 15 लघुतरीय प्रश्न जो था जो हम आपको बता दिए। यह जो 15 लघुतरीय प्रश्न था ना, हम आपको बता दिए। अब उसके बाद कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम छांट करके लाए हैं। इसका आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। इसका आंसर हमारे नोट्स में, जब एप्लीकेशन पर जाएंगे, नोट्स ओपन करेंगे ना, तो इसका जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। सबसे पहला, और यह सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखिए हमने लिखा है कि कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 2023 परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से प्रश्न है? पहला है कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाने के लिए आपके परीक्षा में आता है ना, तो चित्र बनाना है, और जब भी चित्र बनाना है तो पेंसिल से बनाना है। एक सादा पन्ना ले लीजिए और उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप एकदम सही सही चित्र बना देंगे। तो पेंसिल से प्रैक्टिस करिएगा आहार नाल का चित्र बनाने का, या जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करिएगा। उसके बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है, नामाकरण भी करना है। देखिए, नामांकित के साथ करें, यानी कि नाम अंकित करके चित्र के साथ वर्णन करना है। उसके बाद एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर के आप लोग इतना नोटिस कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जहां से लघुतरीय में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दीर्घोत्तरीय में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को घोर करके पी जाना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक इतना आसान टॉपिक नहीं है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहां तक हो जाएगा। उसके बाद 5वां है, प्रायोगिक विवरण द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, प्रायोगिक विवरण द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यह चीज आपको लिखना है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है, यह चीज लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, 2 में से कोई एक प्रयोग आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। और अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। यानी कि दीर्घोत्तरीय में ना चित्र का बहुत बड़ा योगदान है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में चित्र का बहुत बड़ा योगदान है। जो बच्चे चित्र नहीं बनाएंगे उनका नंबर कट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ना कटे, टॉपर बनने का अगर इच्छा है ना, तो चित्र पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, फिगर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चित्र बनाना सीख गए तो नंबर नहीं कटेगा, चित्र बनाना नहीं सीखे तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है,
वाह क्या बात है। चलिए जी, सारे बच्चे समझ गए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे समझ गए ना? तो इतना लघुतरीय प्रश्न है, हमने 6 लघुतरीय प्रश्न छाटा है, 6 आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। और हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आते रहे, ठीक है? हम सब्जेक्टिव पर ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करवाएं। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए है ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम ज्यादा पकड़ बनाएंगे और कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाए। और चलिए जी, अब आप लोगों की बारी है। अब क्लास तो खत्म हो गया ना, क्लास के सारे क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट हम आपको दे देंगे। लेकिन अब बारी है कि जो बच्चे टॉप किए थे ना, उनको हम थोड़ा इनाम दे दें, उनको हम पुरस्कृत कर दें। तो जरा आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है ना? आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम उनको इनाम देने का प्रयास करते हैं। उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उनको हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर उनके थ्रू हम वीडियो कॉल करेंगे, शायद आप भी सुने, ठीक है? तो हम डबल माइक यहाँ पर रेडी करते हैं ताकि आपके पास भी आवाज जाए। सारे बच्चे देखेंगे और थोड़ा सा मोटिवेट होने का प्रयास करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा भी अगर आप मोटिवेट हो जाते हैं तो हमारे लिए यह अच्छी बात होगी। आप लोग थोड़ा सा बस जुड़े रहेंगे, हम उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं अभी, ठीक है ना? हम वीडियो कॉल के थ्रू उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, शायद आप लोग जुड़ जाएं। चलिए, हम उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ। उनसे हम पहले तो यहाँ पर लाते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाया जाए, ठीक है ना? हम अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाया जाए कैसे क्या होता है। थोड़ा सा समय लग रहा है ताकि आप लोग को वीडियो कॉल पर दिखाया जाए। यहाँ पर हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि उनको जोड़ा जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर यहाँ पर जुड़ जाएंगे ना तो फिर अच्छा रहेगा, और हो नहीं पा रहा है, पता नहीं। जरूर जुड़ेंगे जी, थोड़ा सा बस आप लोग वेट कर लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा बेहतरीन तरीके से दिखाया जाए। अभी देखिए, क्लास के पहले हम जोड़े थे, तुरंत यहाँ कनेक्ट हो गया था और इस बार कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नेट तो दिया हुआ है, कनेक्शन फेल लिख रहा है बार बार। फंक्शन है एक्सेस टू एनी कंटेंट इंक्लूडिंग। चलिए, तब तक सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जितने सारे भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जरा एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? सारे बच्चे जरा एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम क्या करते हैं, एक बार री स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं हम। एक बार सिस्टम को हम री स्टार्ट करते हैं ताकि जुड़ जाए। चलिए, तब तक सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए तो फटाफट से शेयर करिए और बताइए आप लोग। तब तक आप लोग बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। तब तक आप लोग यह बताइए कि आपको आपका क्लास कैसा लगा। हम आपका कमेंट पढ़ते हैं तब तक, ठीक है ना? तब तक हम आपका कमेंट पढ़ लेते हैं, तब तक आप लोग यह बता दीजिए कि आपका क्लास आज का कैसा लगा। चलिए भाई, जल्दी से आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा आपको। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या सिर्फ अच्छा लगा? जल्दी से बताइए तो। आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा या सिर्फ अच्छा लगा?
फटाफट से बताइए। चीज को अगर जल्दी करना चाहे ना तो वह जल्दी होता नहीं है। इस चीज को आप चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी कर लें, जब इसका जरूरत नहीं रहेगा ना तो यह बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब अभी जरूरत है तो यह जल्दी नहीं हो सकता है। आप लोग भी बोलेंगे कि सर इतना देर इंतजार करवा रहे हैं, इतना देर में तो हम कुछ दूसरा चीज कर लेते। बस थोड़ा सा आप लोग हमारे लिए 5 मिनट का टाइम। फिर से स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। कल तो किया था ना, अपने से चला जाता है वहां पर। आ रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो। वाईफाई तो है। चलिए, अगर इस पर नहीं होता है ना तो हम आप लोग को दिखाते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। कोड शेयर कहाँ से? राइट पर गया। अब हाँ, कोड कहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा? स्कैन कहाँ से होगा ये? स्कैनर देता है लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा है। ओपन स्क्रीन। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर देते हैं, हटाइए। देखिए आपके सामने हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम स्क्रीन को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। नाम आप लोगों को पता चल रहा होगा, आशीष चौधरी नाम लिखा हुआ है। हेलो। प्रणाम प्रणाम, आपका क्या नाम है? नाम बताइए अपना। रियल नेम आपका गौरव कुमार चौधरी है, और आईडी किस नाम से बना हुआ था? अच्छा, आशीष चौधरी आपके दादा का नाम है।
या तो पढ़ के आप दादा का नाम रोशन करना चाहते हैं कि अपना नाम भी रोशन करेंगे? सबका नाम रोशन करेंगे। परसों वाला क्यूज आप खेल रहे थे ना, सबसे ज्यादा सही आप ही किए थे। अच्छा, उसमें इनाम में क्या था? एक मिनट एक मिनट। अच्छा, आवाज का प्रॉब्लम था, आवाज नहीं जा रहा था। अब चलिए आवाज जाएगा। चलिए फिर से हम पूछते हैं आपसे, बताइए आपका नाम क्या है? गौरव कुमार चौधरी सर। गौरव कुमार चौधरी आपका नाम है, और आईडी किस नाम से बना हुआ था? आशीष चौधरी। आशीष चौधरी के नाम से आपका आईडी था। जी सर। परसों वाला क्यूज में कितना सही किए थे आप? 4 सही किए थे सर। 4 सही किए थे। जी हाँ सर। अच्छा, कितना घंटा पढ़ते हैं अभी आप? 8-10 घंटा सर। 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं ना? जी हाँ सर। देख लीजिए, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, और आप लोग कितना देर पढ़ते हैं ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, आप कितना महीना वाला रिचार्ज आप जीते थे? 2 सर। 2 महीना का रिचार्ज। चलिए, अभी हम आपके नंबर पर 2 महीना का रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है? जी हाँ सर। और अभी आप बताइएगा, सारे बच्चे भी सुन रहे हैं, सब बच्चों को भी बताइएगा कि हाँ हम पर रिचार्ज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? जी सर। आपका नंबर यही वाला है जिससे व्हाट्सएप है ना? जी सर। नंबर लिखिए तो ये वाला। नंबर लिखिए ना सिर्फ। नाइन 608। बाकी को देख लीजिए। चलिए, देगा। पर बोलिए। जियो का नंबर है आपका? जी हाँ सर। चलिए, 2 महीना वाला रिचार्ज आप जीते थे। 2 महीना यानी कि 60 दिन। 60 दिन का तो नहीं आता है आजकल, महीना जब मोबाइल कंपनी वाला 56 दिन का कर दिया है, जी सर। ठीक है? जी सर। तो चलिए, हम 56 दिन वाला रिचार्ज आप पर कर रहे हैं, समझ जी गए? सर। अभी आप बताइएगा हाँ कि ये आपका रिचार्ज हुआ या नहीं हुआ, देख लीजिए। जी सर। हेलो गाइस। चलिए देखिए, आप बताइए आपका रिचार्ज हुआ या नहीं हुआ, जी सर। चेक करके बताइए आपका रिचार्ज यस हो गया। सर। हाँ सर। चलिए, इनका रिचार्ज हो गया, तो इनके द्वारा जो इनाम जीता गया था इनको मिल गया। आप कितना खुश हैं बता दीजिए। बहुत कुछ है सर। बहुत खुश है ना? और पढ़ने का प्रेरणा जगेगा ना आपके अंदर? जी सर। हाँ, ये क्या है सर? अभी तो एम का है सर। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना? जी सर। एक टारगेट बोर्ड है सर। चलिए, और भी जितने सारे स्टूडेंट हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। नहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। अच्छा, किनारों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ऐसे ही आप लोग भी कोशिश करते रहिए, जैसे आपके भाई आशीष जी किए हैं। आशीष भाई जिस तरीके से आप लोग के सामने मेहनत किए हैं, कोशिश किए हैं, वैसे बहुत सारे बच्चे, हम ऐसा नहीं कहते हैं, जवाब तो सारे बच्चे दे रहे थे। चलिए, तो फिर हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं अभी, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख लिए ना कि किस तरीके से आप लोग बोल रहे थे कि सर जी क्यूज करवा रहे हैं, इनाम देंगे कि नहीं देंगे, तो आपके सामने इनाम दिया गया। और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करिए, और पक्का कहते हैं जैसे अभी हम करवा रहे हैं ना, अगर आप टॉपर बनते हैं ना, तो यहाँ तो 500-700 रुपया का काम था ना,
आपके घर पर हम 1.5 लाख रुपया लेकर के आएंगे और आपके मम्मी पापा, आपके गांव वाले, आपके घर वाले, आपके ओस पड़ोस के सामने वो 1.5 लाख रुपया आपको हम हैंड में थमाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करते रहेंगे। एक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि क्यूज क्या होता है। तो क्यूज हम करवाए थे जिस दिन हम महामैराथन करवाए थे ना, जो बच्चे हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक कनेक्ट थे उनको पता होगा कि क्यूज क्या होता है और क्यूज हम कैसे करवाए थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो जो बच्चे क्यूज किए थे ना उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि क्यूज क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो क्यूज के बारे में हम आपको बताए थे और आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे कि सर जी फिर से इस प्रकार का क्यूज करवाया जाए। जब हमें मौका मिलेगा हम फिर से इस प्रकार का क्यूज करवाएंगे और आप लोगों को भी इनाम देंगे। ठीक है, चलिए भाई, देखिए मोटिवेशन ऐसा होता है। प्रकाश राज बोल रहे हैं कि सर अगली बार हम आपसे बात करेंगे। चलिए भाई, हम सभी से, भगवान से हम दुआ करते हैं कि इसी प्रकार से आप लोग भी टॉपर बने और आप लोग हमसे बात करते रहें। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और आशीष चौधरी, तो इनके दादाजी का नाम था, इनका नाम था गौरव। तो चलिए भाई, गौरव को कॉन्ग्रेचुलेसन टारगेट बोर्ड की तरफ से, टारगेट बोर्ड के पूरे फैमिली मेंबर की तरफ से आशीष को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए, प्राइज छोटा हो या बड़ा हो, प्राइज प्राइज होता है, अपने आप में एक गरिमा होती है। भारत रत्न, आप लोग सुनते हैं ना कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। और जब भारत रत्न मिलता है तो क्या हो मिलता है पता है? सिर्फ एक छोटा सा मेडल मिलता है, एक कंधे पर चादर मिलता है और आपको कुछ सुविधाएं दी जाती है, बस वही होता है भारत रत्न। तो नाम कितना बड़ा है, भारत रत्न मिला, यानी कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मिला। जब भारत रत्न मिलता है तो नाम के आगे लग जाता है। जैसे भारत रत्न, जिसके नाम के आगे लगेगा ना, समझिए कि उसको भारत रत्न मिला हुआ है। और मिलने को कुछ नहीं मिलता है प्यारे बच्चों, बस एक छोटा सा मेडल, कुछ रुपए मिलते हैं और एक कंधा पर चादर मिलता है और कुछ फैसिलिटियां मिलती है। जैसे एरोप्लेन से आप कहीं पर भी फ्री जा सकते हैं, आपको उसका चार्ज नहीं देना होता है। ट्रेन से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, साल में 3 या 4 यात्रा क्या होता है, मुफ्त होता है। तो इस प्रकार से कुछ सुविधाएं दी जाती है जिनको भारत रत्न मिलता है। तो नाम इतना बड़ा और इनाम बस छोटा सा। तो इसी प्रकार से नाम बड़ा करना है, इनाम से हमें कोई मतलब नहीं बनता है, नाम से मतलब होता है। समझ गए ना? तो चलिए, और हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी स्क्रीनशॉट दे दीजिए। तो लीजिए भाई, हम स्क्रीनशॉट सारे बच्चों को देना चाहेंगे, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करिए कि आप लोग का भी हो जाए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपका कमेंट भी लगातार पढ़ रहे हैं। और अब कब होगा, ठीक है ना? चलिए जी, स्टेट, बहुत सारे बच्चे देखिए स्टेट पूछ रहे हैं कि आखिर सर गौरव का स्टेट कौन सा था। हम उनसे पूछ लेते हैं अभी, उनका स्टेट कौन सा था, किस जिला से हैं। हम अभी तुरंत उनके पास फिर से कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जिला कौन सा है। चलिए, जिला का नाम हम पूछना भूल गए। बहुत सारे बच्चे अगर उस जिला से बिलोंग करते होंगे तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कौन सा जिला। बाबू आप बताइए, आपका जिला कौन सा था? एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट, आपका जिला कौन सा था? आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलिएगा, जिला कौन सा था? बांका जिला। अच्छा, बांका जिला से, तो बांका जिला से है, ठीक है। बांका जिला से थे आपके गौरव भाई जी, ठीक है ना? चलिए जी, तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने सारे भी बांका जिले के बच्चे हैं ना, खूब मेहनत करिए। और फिर बांका जिले के ही नहीं, सभी जगह के बच्चे मेहनत करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल हो जाए। चलिए, क्रैश कोर्स आज होगा, बिल्कुल आज होगा क्रैश कोर्स, क्यों नहीं होगा? क्रैश कोर्स आज होगा जी। और जिस तरीके से अभी इनको इनाम दिया ना आपके सामने, पूरे लाइव हम होंगे, आपके घर पर आएंगे, आपके मम्मी पापा सबका वीडियो बनेगा, आपका वीडियो बनेगा, आपके गांव का वीडियो बनेगा और सबके सामने आप लोगों को 1.5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो आप लोग भी एकदम जम करके मेहनत करते रहिए ताकि आप भी अगले टॉपर बन जाए, ठीक है ना? चलिए भाई, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ले चुके हैं अगर हैं स्क्रीनशॉट तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज हमें बहुत खुशी हुआ, ठीक है ना, बहुत खुशी हुआ कि चलिए भाई वो रिचार्ज जीत चुके हैं, ठीक है।
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब ना बोलते हैं कि टारगेट बोर्ड पर आप लोग बस बने रहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जरूर होगा, ठीक है ना। अब देखिए सारे बच्चों के अंदर एकदम जोश भर गया है, उत्साह भर गया है, और सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर अगली बार टॉपर अब हम होंगे सर, 1.5 लाख तो हम ही लेकर के जाएंगे सर। यही होता है मोटिवेशन, यही होता है एनर्जी, और इसीलिए हम किए थे, समझ गए ना। उनको प्राइज देने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, मोटिवेशन, बस और कुछ नहीं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो प्यारे बच्चों हमारे लिए यह 500-700 रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन इसके और इस 500-700 से आपके अंदर कितना मोटिवेशन आया होगा हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कमेंट बॉक्स हमारा भरा हुआ है सिर्फ इस कमेंट से कि सर जी अगले बार टॉपर हम होंगे, 1.5 लाख रुपया तो सर हम ही लेकर के जाएंगे, सर आईफोन तो हम ही जीतेंगे। और इन सभी बातों को सुन करके ना, इन सभी आपके जोश को देख करके बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम भगवान से दुआ करना चाहेंगे कि सारे बच्चे भाई रैंक हासिल करो, कुछ ना कुछ रैंक हासिल करो, ठीक है ना। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 10, टॉप 100 में आओ आप लोग, समझ गए ना, तब टारगेट बोर्ड का नाम ऊंचा होगा, ठीक है। तो चलिए जी, और आपके और हमारी सहायता की जितनी जरूरत होगी हम उतनी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो सारे बच्चे मिलकर के एकदम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एकदम बेहतरीन अंदाज के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे शेर एवं सरनियों, जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोग क्लास को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, क्लास को तो लाइक कर ही देना है, प्लस में शेयर भी करना है। और आज से कोशिश करना है कि सारे बच्चे टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके रहें, ताकि आप लोगों को बेहतरीन फायदा हो। और जो नए बच्चे हैं हमेशा हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। और हाँ, एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, सुबह में 2 क्लास चलता है, आपको पता है ना। एक तो 7 बजे से हमारा क्लास और 9 बजे से मैथ का क्लास चलता है। हम अभी देख रहे हैं कि जो 9 बजे वाला क्लास चलता है ना, उसमें बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं मैथ पढ़ने के लिए। मैथ में अटक जाइएगा, समझ गए ना। हम बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हम मैथ में 100 लाएंगे, और कुछ बच्चों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर मैथ में सबसे ज्यादा डर लग रहा है। तो ऐसा डर ना हो, मैथ में आपका भी एकदम स्कोर 100 में 100 हो, इसके लिए आप लोग डेली जो 9 बजे वाला क्लास है ना, उसमें ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। सुबह में 7 बजे से हमारा क्लास रहता है, 6 बजे तक तो सब लोग सो करके उठ जाते होंगे। 7 बजे से आराम से क्लास करिए, और 9 बजे वाला भी क्लास करिए। लाइव छूट जाए रिकॉर्डेड करिए, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्लास को अटेंड करिए, ताकि हर हाल में आप भी टॉपर बन सके। टॉपर बनने के लिए आपको एक एक प्रयास करना होगा। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है, तालाब भरता है, समझ गए ना। तो बूंद बूंद से ही आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि एक क्लास में आप एक ही क्वेश्चन को सीखें, कम से कम एक क्वेश्चन को तो सीखेंगे ना, और हो सकता है कि अगले क्लास में एक क्वेश्चन और सीख जाए। तो दो क्लास में 2 क्वेश्चन, इसी प्रकार से अगर 1 महीना पढ़ते हैं तो 30 प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और परीक्षा में 30 प्रकार 40 प्रकार से ज्यादा टाइप नहीं देता है, इसी टाइप में घुमाते रहता है, समझ गए। तो इसलिए डेली क्लास करना सीखिए, डेली क्लास करिए। तो चलिए मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।